हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में, जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और इससे पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के विभिन्न टॉपिकों पर यहाँ पर बात की हुई है। आप उससे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से ही वहाँ पर है। हम वहाँ लगातार क्यूज़ भी चला रहे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और प्लस हम डेली न्यूज़पेपर भी वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत ही इनिशिएटिव तरीके से हम वहाँ पर आपके परीक्षाओं में हेल्पफुल होंगे। किसी भी कंट्री के धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन को समझने से पहले उस कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमें वो समझना होगा। वहाँ की कास्टिज्म सिस्टम क्या है, वहाँ पर महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकारों को लागू किया हुआ है। अगर आपने इस सभी का ज्ञान प्राप्त किया तो आप सही से किसी भी देश के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समझ सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम सबसे पहले इन्हीं बेसिक चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन को बल मिला। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, यानी ब्रिटिश शासन की उपस्थिति। सीधे अर्थों में अगर हम समझें तो ब्रिटिश शासन लगातार भारतीय धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक ऐसी जो जड़ें थी उनको हिलाने की कोशिश लगातार कर रहा था। चाहे तो 1857 का विद्रोह हो, वह तात्कालिक कारणों में अगर हम देखें तो वो धार्मिक कारण कहा जा सकता है। गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को हम इसमें नोट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ। भारतीय समाज में ऐसी बहुत सारी त्रुटियाँ थी जिनकी वजह से यह आंदोलन को बल मिला, क्योंकि भारतीय समाज लगातार शिक्षित हो रहा था और वो भारतीय के समाज की जो बुराइयाँ थी उनको देख पा रहा था। जैसे अगर हम बात करें सती प्रथा की, सती प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी। इसमें पति की मृत्यु होने पर पत्नी को उसके साथ चिता में जिंदा ही जला दिया जाता था। ये एक बहुत ही बड़ी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से भारतीय समाज बहुत शुभ था। या फिर हम बात करें बाल विवाह, बाल विवाह भी एक बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास शिक्षा का प्रचार और विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता। शिक्षा के प्रचार ने भारतीय नागरिकों को शिक्षित किया और विश्व के साथ उनका संबंधों को जोड़ा। भारतीय समाज लगातार शिक्षित होता रहा और भारतीय समाज में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग लगातार भारतीय समाज की बुराइयों को जड़ से मिटाने की ओर चल रहा था। इस समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त कर चुके ऐसे बंगाली युवकों का पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयां और अंधविश्वासों के प्रति अपनी घृणा को उजागर किया। और बंगाल बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी एक ऐसे ही अनुयायी थे जो लगातार भारतीय बुराइयों को देख पा रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास। क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत पूरा विश्व एक लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ रहा था, तो इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी लगातार हो रहा था। भारत में भी लोकतंत्र की भावना या राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो चुका था। उसी का ही प्रभाव था कि पूरा देश एक संगठित होकर सुधार आंदोलन के रूप में परिणत होना स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि मध्य वर्ग या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों को एक नया वर्ग का उदय हुआ। यानी इंग्लिश शिक्षा प्राप्त एक नए वर्ग ने भारतीय समाज को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया, जिनमें राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कोई औद्योगिक या व्यापारिक वर्ग नहीं था, बल्कि वो एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति, शिक्षक या वकील एवं चिकित्सक जैसे लोग थे जिनके हित कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान थे और वो लगातार भारतीय समाज को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि बौद्धिक आधार। बौद्धिक आधार जो आधार होता है वो तर्कवाद की अवधारणा का विकास, विश्वव्यापी धार्मिक विचार, मानवतावाद और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लिए हुए होता है। भारत प्राचीन काल से ही बौद्धिक आधार में
धनी रहा है और इसी का ही लाभ मिला कि भारत को धार्मिक सुधार आंदोलन को इसको प्रभावित करने का अवसर प्रदान हुआ। सर सैयद अहमद खां का मानना था कि सभी धर्मों का जो मूल उद्देश्य है वो भले ही उनका तरीका भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है। केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी थे। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं और विवेकानंद जी ने कहा है कि सभी धर्मों का एक ही रास्ता है जिसका मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। तो इन्हीं आधारों पर बौद्धिक आधारों को बल मिला और जिससे भारतीय समाज को एक शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि समाज सुधार के मुख्य प्रेरक कारक कौन से थे। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें है महिलाओं की स्थिति में सुधार, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का विकास हुआ, विवाह, तलाक एवं संपत्ति के अधिकारों में असमानता, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों ने भारतीय समाज को जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए एकजुट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक कौन कौन से रहे। तो अगर हम बात करें इसमें फ्रीडम मूवमेंट की, तो फ्रीडम मूवमेंट भी एक समाज सुधार के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों आंदोलन पैरेलल चल रहे थे और लगातार एक दूसरे को सहयोग भी दे रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही थी। 1930 का सविनय विज्ञान आंदोलन था, उसमें महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी इस बात का भी परिणाम है। नेक्स्ट जो है नेतृत्वकर्ता, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने भी भारतीय समाज को या भारतीय समाज सुधार को एक आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत का संविधान भी भारतीय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 16 लगातार यह बात कहता है कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान, भारत सरकार और भारत सरकार से पूर्व भी महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से सुधार किया गया है। इसका अगर सबूत देखें हम 1829 में बंगाल रेवोल्यूशन एक्ट के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 1856 का हिंदू विवाह रेगुलेशन एक्ट महिलाओं में हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। 1961 का संपत्ति आयु अधिनियम, यानी इसमें एज को डिफ़ाइन किया गया था, मेल और फीमेल की एज को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया था। नेक्स्ट जो है 1930 का शारदा एक्ट भी एज से ही संबंधित था। 1954 का हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम इस बात का परिणाम है कि लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रत्येक सरकार कार्य कर रही है। भारतीय समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव की जो बुराइयां थी वो कहीं ना कहीं जातीय शोषण पर आधारित थी और इसमें उपनिवेश शासन का जो प्रभाव था वो भी था। सामाजिक सुधार आंदोलन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में यानी फ्रीडम मूवमेंट ने भी जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से ही फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता था। यह बात बहुत जल्दी ही भारतीय नेताओं के समझ में आ चुकी थी, तो वे लगातार दलित उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन लगातार इस बात का सबूत थे कि वो पूरे देश को संगठित करने में लगे हुए थे। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से लगातार दलित समाज के उत्थान के बारे में चर्चा की है। दलित जातियों में शिक्षा का प्रचार और रोजगार में अवसर में वृद्धि के माध्यम से ही जातीय शोषण पर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। दलित शिक्षा में प्रचार के लिए ज्योतिबा फुले ने एक बड़ा ही जोरदार कार्य किया था, तो वे लगातार दलित समाज के लिए कार्य करते रहे थे और रोजगार के अवसर में वृद्धि के माध्यम से ही जातीय आधारित शोषण के विरुद्ध भी संघर्षों में दिखाई पड़ रहा था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।